अच्छा, सिनेरियो कुछ इस तरीके से था कि हमने जो है फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करना था। मैंने कल आप लोगों को एक बुक भी सेंड करी है, आई होप आप लोगों ने देखा हो उसको। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इसका। फॉरेन पॉलिसी देखी थी हमने, इसमें हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, इसके कुछ एलिमेंट्स थे हमारे पास। आ, उन एलिमेंट्स में जो है हमने जो डिस्कस किया था, नेशनल सिक्योरिटी थी इसकी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी थी, इकोनॉमिक वेल बीइंग थी, ठीक है, और नेशनल आपका प्रेस्टीज थी। प्रेस्टीज क्या होता है किसी मुल्क का किसी नेशन की, उसकी इज्जत वकार, उसकी जो है जैसे कि मैंने आप लोग को एग्जांपल भी दी थी कि अगर आप इंडिया या यूएस से रिलेशन मेंटेन रखते हैं तो आप वो म्यूचुअल किस पे होगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे होगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नेशनल प्रेस्टीज। अच्छा, प्रेस्टिजियसली जो चीज़ें होती हैं वो आपकी मिलिट्री पे, आपके इकोनॉमिकल इश्यूज, या फिर आपकी कोई टेक्नोलॉजिकल, या फिर इसके अलावा कुछ कल्चर शेयर्स जो होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है थ्रू आउट। इकोनॉमिकल वेलबींग का मतलब यही है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो जिसपे कोई आपकी इकोनॉमी पे कोई इशू क्रिएट ना हो, ठीक है। मतलब आप उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें कि भाई हम अपने पोर्ट जो है, जैसे कि आपको आइडिया होगा श्रीलंका जो है उसका जो पोर्ट था, उसके ऊपर चाइना ने 99 ईयर्स के लिए अपना क्या कर लिया, उसको सीज कर लिया। उसकी वजह यह है कि वो श्रीलंका वाज अनएबल टू पे देयर लोन्स बैक टू चाइना, एंड अकॉर्डिंग टू द अकॉर्ड, और जो उसका whatsoever the criteria was, उसके accordingly they captured or they occupied the port of Sri Lanka, ठीक है। so that was the action done by the China। so ये कुछ चीजें होती हैं जिसको आपने समझना होता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास, हमने इसके डिटरमिनेंट्स को देख लिए थे, मैंने आप लोग को काफी डिटेल में डिटरमिनेंट्स के बारे में बता दिया था। अब यहाँ पर जो है हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, ठीक है। ये वही, ये जो फेजेस वगैरह हैं, सारी चीजें उस बुक में लिखी हुई है, मैं सिर्फ आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ ताकि कुछ चीजें कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे चीजें समझ आए। फेज कौन कौन से हैं, जिन जिन मराहिल से पाकिस्तान 1947 से लेकर अप टिल 2024 तक गुजरा है या गुजर रहा है। तो हमने फॉरेन पॉलिसी को इन डिफरेंट स्टेजेस में, अराउंड 6 स्टेजेस होते हैं, कहीं पे 7 भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है बुक्स में 6 स्टेजेस को ही इस तरह से किया गया। यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ आपको 5 लिखे हैं। इसकी वजह है क्योंकि एक स्टेज को मैं थोड़ा सा उसका रीनेम करूंगा। तो एरा ऑफ न्यूट्रलिटी, देखिए जब पाकिस्तान वजूद में आया, व्हेन इट इट कम्स इनटू बीइंग, तो आपके पास क्या था, आपने न्यूट्रलिटी रखी, यानी कि आप किसी स्टेट के पास नहीं गए कि हम आपके साथ ब्लॉक बनाएंगे या वी आर गोइंग टू मेक अलायंसेस विद यू एंड ऑल दैट। इसका रीजन क्या था कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो इसके पास इसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी इतनी कोई एडवांस नहीं थी, ठीक है। ये चीजों को देख रहा था, समझ रहा था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अपना नहीं था एक तो, ठीक है, कोई नजरिया नहीं था, जंगों में उलझा हुआ था, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे, कश्मीर का मामला चल रहा था, फिर 1948 वाले जो वॉर था आपका इंडिया के साथ वो चलता रहा, फिर इसके बाद ट्राइब्समैन के इश्यूज थे, ये सारे इश्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद क्या था कि आपका जो है वाटर क्राइटेरिया कुछ खास नहीं था। आपके पास जो है टेक्निकल एडवांसमेंट इतनी नहीं थी, एज एज पर दैट टाइम उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो नहीं थी, फिर इकोनॉमिकल इश्यूज थे आपके पास। तो आपने क्या कहा, आपने किए इरादा किया कि वी विल रिमेन न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रलिटी थी, ठीक है। मैं आपको ये सारी चीजें अभी आगे इन डिटेल भी बताऊंगा। फिर अलायंस, एरा ऑफ अलायंस, फिर आपने क्या किया, लियाकत अली खान साहब जो थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वाज इनवाइटेड बाय सोवियत यूनियन, ठीक है। जो आज जो है इट इज नोन एज यूएस, जो है आपका रशिया, यूएसएसआर होता था। लियाकत अली खान को वहां से इनविटेशन आया, बट ही रिफ्यूज टू विजिट रशिया, एंड ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन ऑफ यूएसए, ठीक है। उन्होंने रशिया को जो है कम्युनिज्म और आपका जो है यहाँ पर इसी की वॉर थी, क्योंकि रशिया को आप रशिया का अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं सिनेरियो, और उसकी जो इनविटेशन थी, तो आज के हालात कुछ और होते हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, यूएसए के पास क्यों गए, क्योंकि वहां पे कैपिटलिज्म था। लियाकत अली खान साहब ने कम्युनिज्म को जो है ठुकराया, एंड ही एक्सेप्टेड द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक्सेप्ट करने की वजह क्या थी, क्योंकि कैपिटलिज्म क्या होता है कि हर एक इंफरादी बंदे को, इंडिविजुअल को उसकी प्रॉपर्टी ओन करने को कहता है, जबकि जो आपका कम्युनिज्म है वो कम्युनिटी के लिए काम करता है, ठीक है। आप देखें चाइना में कोई इतना अमीर नहीं है, आप रशिया में देखें कोई इतना अमीर नहीं है, टॉप आप उठाकर देखें, जब आप
देखते हैं ना, मतलब कि रिच और रिचेस्ट मैन और द वुमेन इन द वर्ल्ड, तो आप देखते हैं कि उसमें यूएसए ही अक्सर टॉप पे आता है। उसकी वजह क्या है? वो कैपिटलिज्म है। चाइना रशिया इतनी, मतलब टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, वॉर हेड्स भी अच्छे खासे हैं, इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, फ्लरिश कर रहे हैं, दे आर कैप्चरिंग द मार्केट। बट क्या इशू है? कम्युनिज्म का है। और ये कहीं कहीं सही भी, क्योंकि इससे स्टेट स्ट्रांग होता है। कैपिटलिज्म क्या है? जो चीज आपकी है वो आपकी है। कम्युनिज्म क्या है? कि आपने जो काम करना है, अपने पैसे आपने उतने रखने हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी गिवन टू द स्टेट और कम्युनिटी। तो इससे क्या होता है? कम्युनिटी आपकी स्ट्रांग होती है। तो ये एक इशू था जिसकी वजह से लियाकत अली खान साहब ने क्या किया, एरा ऑफ अलायंस में किसकी तरफ गए? यूएसएसआर की तरफ नहीं गए, यूएसए की तरफ गए। एरा ऑफ बायलैटरलिज्म। बायलैटरलिज्म क्या था? आपने रिलेशंस बनाने शुरू कर दी इंडिविजुअली, एक 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 स्टेट के साथ, जैसे यूएसए के साथ अलग किया, फिर इस तरीके से चाइना के पास गए, लाइक दैट। ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। फिर एक एरा है 1979 से लेकर 1989 का। इसमें नॉन अलाइनमेंट होता है। इसमें क्या हुआ? आपने अलाइनमेंट्स नहीं रखी लोगों के साथ, मतलब लोगों से मुराद स्टेट एक्टर्स जो होते हैं आपके, जिसमें आप इंटरनेशनली या ग्लोबली आप जाके रिस्पॉन्ड करते हो, आप फीडबैक लेते हो। यू नो, इफ यू टॉक अबाउट के आपके रिलेशंस यूएसए के साथ कैसे थे उस वक्त, तो आपने क्या किया? आपने अलाइनमेंट नहीं दिखाई, नॉन अलाइनमेंट आपने दिखाई कि भाई अब वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट विद एनी फोरम ऑन एनी फोरम। ठीक है, उसकी वजह क्या थी? 1965 में भी यूएसए ने आपका साथ नहीं दिया वॉर में, 1971 में भी आपका यूएसए ने साथ नहीं दिया। तो आपने क्या किया? आपने नॉन अलाइनमेंट का मुजाहरा किया। एरा ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर था, यानी कि कोल्ड वॉर जब एंड हुआ 1990s में, देन उसके बाद जो एरा आया वो क्या था? पोस्ट कोल्ड कोल्ड वॉर था। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता दूं। एरा ऑफ न्यूट्रलिटी जो है हमारे पास 47 से लेके 53 तक, 1947 टिल 1953 तक ये चला। इट वाज अराउंड 6 और 7 ईयर्स। ठीक है, इसमें कुछ चीजें थी, ये थोड़ी सी आपको चीजें समझनी होगी। इसमें क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम जो था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था, उस वक्त काफी ज्यादा जो है ना, आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है एक समझो शेप में आ रही थी पाकिस्तान की। उस वक्त पाकिस्तान घिरा हुआ था कि भाई यूएसए के पास जाएं, यूएसएसआर के पास जाएं, क्योंकि देखो 1947 इज द टाइम जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। तो उस वक्त यूएसए तो था डेवलप, यूएसएसआर भी था, लेकिन इनके अलावा और जो कंट्रीज थी वो स्ट्रगलिंग फेस में थी। जापान हो गया, या फिर आप इवन इंडिया को तो आप इसलिए काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो 47 पे ही जो है, 15 अगस्त 47 में ही इट वाज केम इनटू बीइंग। सो द फैक्ट इज दैट कि पाकिस्तान ने न्यूट्रलिटी क्यों दिखाई? क्योंकि वो कंफ्यूज था कि उसको यूएसए के पास जाना है या यूएसआर, क्योंकि यही दो ऑप्शंस थे। क्योंकि अगर आपको ब्लॉक बनाना था, उसका क्या होता था? ब्लॉक बनते थे। ठीक है, एक कम्युनिज्म का ब्लॉक होता था, एक कैपिटलिज्म का ब्लॉक होता था। तो कैपिटलिज्म वाला समहाउ बहुत स्ट्रांग ब्लॉक होता था। और कम्युनिज्म में दो ही मेजर कंट्रीज से, एक यूएसएसआर था और एक जो है आपका चाइना था। यूएसएसआर जो है फिर वो 1991 में 25 दिसंबर में वो क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हो गया, जिसकी वजह से वो डिफरेंट नेशंस बन गए। अच्छा, however, Pakistan was itself beset with the task of putting things together in the promised land. It was confronted with all sort of economic, political and religious problem. क्योंकि वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई कि पाकिस्तान के पास इश्यूज बहुत थे, पॉलिटिकल इश्यूज थे, इकोनॉमिकल इश्यूज थे। फिर कायद आजम साहब जो है उनकी 1948 में डेथ हो गई। सो सारी चीजें बिल्कुल जो है ना, एक वॉइड, एक स्पेस क्रिएट हो गया कि यार करना क्या है। ठीक है, उस स्पेस में आप अपना आइन नहीं बना सके। ठीक है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन 1956। तो आपके पास आइन नहीं था, बहुत सारी इश्यूज थे, जिसकी वजह से आपने न्यूट्रलिटी के को चूज करने में ही हामी भरी। अब उन प्रॉब्लम्स में से कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो आपकी मेजर प्रॉब्लम्स है वो बताई है यहाँ पे मैंने जो लिखा है। हॉस्टाइल रिलेशन विद इंडिया, इंडिया के साथ हमारे हॉस्टाइल रिलेशन है। 1948 की जो देयर वाज अ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज ऑन द कश्मीर डिस्प्यूट, कश्मीर डिस्प्यूट पे ही हमारा पहला जो है जो हमारी वॉर हुई थी वो 1948 में हुई थी। ठीक है, जिसमें आपने ट्राइब्समैन वहां भेज दिए थे। द मैटर वॉज रेफर टू द यूएन। अच्छा, यही वाला जो मैटर था ये यूएन की तरफ गया। यूएन ने क्या कहा? वहां पे सीज फायर कराया कि भाई इंडिया अपनी फौज अलग वो रखे और पाकिस्तान भी अपनी जो है आपकी जो ट्राइब्स मैन है उनको बुला ले वापसी पाकिस्तान। और कश्मीर के लिए इसने क्या किया? एक रेफरेंडम जारी कर दिया, एक जो है सीज फायर कर दिया। हाउ वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और इंडिया ने ही अपने ही मनमानी करी वहां पर। इसके बाद कुछ डिस्प्यूट्स थे जिसमें आप रिवर वाटर, ये सारी चीजें जो मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताई, वाटर क्राइसिस था जिसके ऊपर रिवर के इश्यूज होते थे, आए दिन पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाता था। तो ये सारी चीज क्या कर रही थी? न्यूट्रलिटी को आहिस्ता आहिस्ता पुश कर रही थी कि एक ब्लॉक की तरफ जाओ आप।
क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे सिर्फ 47 से तो न्यूट्रलिटी स्टार्ट है, लेकिन कोई भी चीज एकदम चेंज नहीं होती। हाँ, 47 के बाद 50 आपने जब क्रॉस किया, आपको पता चल रहा था कि नहीं यार, वी नीड टू स्विच, ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जाना है, ट्रांजिशन मतलब चेंज की तरफ जाना है। तो न्यूट्रलिटी से आपने एक ट्रांजिशन स्टेट पे जाना था। वो ट्रांजिशन स्टेट क्या है, मैं आगे बताता हूँ। In the period of neutrality, majority of the Muslim countries were under the colonial subjugation. Subjugation का मतलब क्या होता है, किसी चीज को किसी से महरूम कर देना, ठीक है। सब्जुगेट करना किसी चीज को, तो ये क्या कह रहा है, कॉलोनियल सब्जुगेशन में थी बहुत सी कंट्रीज। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि भाई आपकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी, और जो हमारे अरब कंट्रीज थे, जो मुस्लिम कंट्रीज थे, उनके पास ऑयल तो था, बट दे हैड नॉट माइंड इन अ पर्टिकुलर वे। वो सोचते नहीं थे, उनके पास सिर्फ ऑयल था। तो ओनिंग देयर वीक पोजीशन, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी पोजीशन वीक थी। अब पाकिस्तान ने देखा कि भाई यहाँ पर जो है मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, इनकी पोजीशन काफी वीक है। तो इसने क्या किया, इसने सपोर्ट हासिल नहीं करी मुस्लिम ममालिक से, क्योंकि उसको पता था मुझे मुस्लिम ममालिक की सपोर्ट मिलेगी भी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट इन द स्टेट के वो हेल्प कर सकें टू पाकिस्तान। अच्छा, बिकॉज ऑफ द इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड वीक मिलिट्री स्ट्रेंथ, पाकिस्तान हैड फोर ऑप्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चे। वो ये है कि सिर्फ चार ऑप्शन थे, यहाँ पे पांच ऑप्शन होते हैं, लेकिन चलो मैं फिफ्थ वाला भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे चार ऑप्शन क्या थे। अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना था, टू रिमेन न्यूट्रल। अब अगर न्यूट्रल नहीं रहता वहां पर पाकिस्तान, तो अगर वो जाकर यूएसए के साथ मिल जाता, तो इसका मतलब था वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि यूएसए को सपोर्ट कर रहा है तो रशिया के खिलाफ जा रहा है। अगर वो रशिया को सपोर्ट करता तो वो यूएसए के खिलाफ जाता, इसलिए उसने क्या करा कि अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इट रिमेन्स न्यूट्रल एट दैट टाइम। ठीक है, दे रिलाई ऑन द मुस्लिम कंट्रीज। हालांकि रिलेशन इतने कोई खास नहीं डेवलप हुए थे मुस्लिम कंट्रीज के साथ, लेकिन रिलाई करना शुरू कर दिया था पाकिस्तान ने मुस्लिम कंट्रीज पे। द ज्वाइंट सोवियत, टू ज्वाइन द सोवियत ब्लॉक। अब क्या है, आहिस्ता आहिस्ता सोवियत ब्लॉक की तरफ जाना था इनको, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई हमें जो है यूएसए भी मुंह नहीं लगा रहा, और जो है वो रशिया ने हमें इनवाइट किया है, लेकिन हम उसके पास जा नहीं रहे। लेकिन आपने सोवियत ब्लॉक को ज्वाइन करने की हामी भर दी थी, लेकिन अभी ज्वाइन नहीं किया। अभी आगे क्या होगा मैं बताता हूँ। टू ज्वाइन द वेस्टर्न अलायंस सिस्टम, चार ऑप्शंस ने क्या था। एक तो आपने रिमेन न्यूट्रल रहना है, आपने रिलाई करना है मुस्लिम कंट्रीज में, या आप सोवियत को जो है ज्वाइन कर लो, या फिर आप वेस्टर्न अलायंस यानी कि आपका जो है कैपिटलिज्म, या तो आप रशिया को ज्वाइन कर लो यानी यूएसएसआर को ज्वाइन कर लो, या तो आप यूएसए को ज्वाइन कर लो। ये चार आपके पास ऑप्शंस थे, और हर ऑप्शंस की एक अलग उसके रीजंस थे। ओनिंग टू टू मेन रीजंस, पाकिस्तान ऑप्टेड फॉर द फोर्थ ऑप्शन। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसने क्या किया, मैं यहाँ पे जरा मार्कर यूज कर लूँ। उसने क्या किया, उसने ये ऑप्शन फिलहाल ठुकरा दिया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फेस आप ट्रांजिशन पे जा रहे हो, ठीक है, न्यूट्रलिटी आप अपनी खो रहे हो। उसने इस पे नहीं किया भरोसा, ठीक है। उसने ये नहीं किया, उसने क्या किया, फोर्थ ऑप्शन किया बच्चे। फोर्थ ऑप्शन क्या था, टू ज्वाइन द वेस्टर्न अलायंस। ये वेस्टर्न अलायंस क्या था, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब क्या है आगे देखो। आगे क्या है, ओनिंग टू टू मेन रीजन, दो मेन रीजन थे कि ऑप्ट किया उसने फोर्थ ऑप्शन। क्यों फोर्थ ऑप्शन को ऑप्ट किया, उसकी दो वजह है। द यूएस ऑफर्ड पाकिस्तान टू ज्वाइन द अलायंस सिस्टम विच वाज मीन टू कंटेन कम्युनिज्म। अच्छा, इस यूएस क्या कर रहा था, यूएस आपको इमदाद पे इमदाद दिए जा रहा था, एड पे एड दिए, लोन नहीं दे रहा था बच्चे, याद रखना है, लोन नहीं था वो क्या था, एड था। एड क्यों यूएस दे रहा था, क्योंकि वो पाकिस्तान को इतना मजबूत करना चाह रहा था कि वो कम्युनिज्म को रेजिस्ट कर सके, यानी यूएसएसआर की किसी भी मजामत को रेजिस्ट कर सके इन एनी वे। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान क्या देख रहा था, पाकिस्तान को यूएसएसआर खतरा नहीं लग रहा था, क्योंकि खतरा यूएसएसआर तो यूएस के लिए था, कि यूएसएसआर कहीं पाकिस्तान को यूज करके यूएसए के ऊपर ना अटैक करे, या उनको यूज ना किया जाए। लेकिन पाकिस्तान को यूएसएसआर नहीं दिखा, पाकिस्तान को क्या दिखा, इंडिया का थ्रेट दिखा। और पाकिस्तान को जो इमदाद मिली यूएसए से, वो उसने इंडिया के खिलाफ जो है बम बारूद, जो भी आपका वेपन्स थे, वॉर हेड्स को कलेक्टिवली जमा करना शुरू कर दिया। ये बात आ रही है समझ। यूएसए चाह रहा था कि जो मैं एड प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो क्या है, किस लिए, कंटेन करना है कम्युनिज्म को, स्टेट ओनिंग एवरीथिंग। ऑल्दो द वेस्टर्न अलायंस सिस्टम वाज
अच्छा ठीक है, गुड। ऑल्दो द वेस्टर्न अलायंस सिस्टम वाज एम टू चेक द स्पीड ऑफ द कम्युनिज्म। अच्छा बच्चे, ये आपने समझना तो है, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ ना आपको, इसके लुब-लुबाब, इसका जो कंक्लूजन बता रहा हूँ वो भी आपने समझना है, ठीक है। ये सारी चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कंक्लूजन है, आपने इसको पढ़ लेना है, लेकिन इस बात को भी सुननी है। अच्छा, आ, तो ये बात समझ आ गई कि पाकिस्तान को मिलिट्री एड यूएस से रहा था कि वो यूज करे इन, इवेंचुअली कोई अटैक होता है यूएसएसआर से, रशिया से, तो वो उसके खिलाफ यूज करे। बट पाकिस्तान यूएसएसआर की बात तो उसने माइंड में रखा था, लेकिन उसका एक्चुअल जो रीजन था वो क्या था बच्चे? वो आपका एक्चुअल रीजन था इंडिया। यही चीज मैंने शायद आप लोगों से कल शेयर करी थी, अगर किसी ने ग्रुप में देखा हो। वो मैंने कल रात में ही एक्चुअली मेरे जहन में आया तो मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। उसमें ये था कि 1950s में कोरियन वॉर भी चल रही थी, पाकिस्तान भी अपनी न्यूट्रलिटी और इस इन फेजेस में था। तो यूएसए ने साउथ कोरिया को $15 बिलियन एड दिया। साउथ कोरिया को क्यों दिया? क्योंकि साउथ कोरिया क्या था बेटा? कैपिटलिज्म था। नॉर्थ कोरिया जो इसके बिल्कुल साथ लगा है, वो किसको सपोर्ट कर रहा था? कम्युनिज्म को कर रहा था। जब कम्युनिज्म को कर रहा था तो क्या था, उसको चाइना और रशिया सपोर्ट कर रहे थे, किसको? साउथ कोरिया को। आ रही है बात समझ? हेलो। अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि इंटरनेट का इशू चल रहा है अक्सर जगहों पे। हाँ। तो यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने साउथ कोरिया को सपोर्ट किया। क्यों साउथ कोरिया को सपोर्ट किया? क्योंकि वो क्या थे? कैपिटलिज्म थे, कैपिटलिस्ट है, ठीक है, सॉरी। तो अब जब कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया किसने? यूएसए ने। तो क्या हुआ? यूएसए ने उनको फंड देना शुरू कर दिया 1950s में कोरियन वॉर के थ्रू। अच्छा, यूएसए ऐसा नहीं था कि नॉर्थ कोरिया को फंड्स नहीं मिल रहे थे, उनको भी फंड्स मिल रहे थे। लेकिन नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा था? उन फंड्स से अपनी अपने अपने वेपन्स खरीद रहा था, ठीक है। एग्रेसिव जो है उसकी अप्रोच थी। लेकिन साउथ कोरिया ने क्या किया? वही सारी चीजों को इन्वेस्ट किया। किसमें इन्वेस्ट किया? इकोनॉमी पे, अपनी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में इन्वेस्ट किया, अपनी ब्यूरोक्रेसी को उसने जो है स्ट्रेंथन किया, अपने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया। और फिर देखें वही चीज उसका रिजल्ट क्या हुआ? साउथ कोरिया जो है ओन कर रहा है सैमसंग को, hyundai को ओन कर रहा है, बहुत सारी चीजों को, और एक बर्जनिंग इकोनॉमी के जो है ना शक्ल में वो सामने आया आपके वर्ल्ड में। इसी तरीके से 1950s में यूएसए ने पाकिस्तान को भी फंडिंग दी। कितनी दी? $40 बिलियन, मोर देन ट्वाइस ऑफ द गिवन एड टू द साउथ कोरिया। पाकिस्तान ने उन $40 बिलियन का क्या किया? हथियार खरीदे हैं, एंटी अप्रोच रखी इंडिया के खिलाफ, ठीक है, जरूरत थी। लेकिन सारे पैसे उसी के लिए वक्फ कर देना, दैट वाज नॉट डिफाइंड इन एनी वे, यू कैन नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो सिनेरियो कुछ इस तरीके से था कि आज पाकिस्तान को देखें आप और आज साउथ कोरिया को आप देखें। तो बेटा ये कुछ इस तरीके की चीजें जो आपने टेक्निकलिटीज को समझ के फॉरेन पॉलिसी में लगाना है। ये आप बुक जब पढ़ें ना, डॉक्टर जो है अब्दुल सत्तार की, तो इसमें बहुत से टैक्टिक्स आपको बताए गए हैं। उसमें आप सोचो, आप थोड़ा सा और बुक्स को देखो, थोड़ा डीप एनालिसिस करो, फिर आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे फॉरेन पॉलिसी के, तो फिर आपकी एक जो है ना अप्रोच अलग ही दिखेगी उन 20-25 हजार बच्चों से। अच्छा, तो ये एक सिस्टम था। दूसरा क्या था? द इलीट ऑफ पाकिस्तान, द इलीट ऑफ पाकिस्तान वॉज अंडर द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। बड़े बड़े जो इलीट क्लास के लोग थे वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से थे। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? यूएसए, यूरोपियन, उनका इन्फ्लुएंस था। कौन कौन थे ये बड़े बड़े लोग? आपका लियाकत अली खान थे, और जो है आपका उस वक्त जो है, लेट मी, क्या नाम था उनका, मुझे चौधरी गुलाम मोहम्मद थे, ठीक है। ये बैरोक्रेट्स थे, बड़े बड़े मिलिट्री के जो लोग थे। इनके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका था बच्चे? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था। जो कि वेस्टर्न कौन है आपके? यूएसए हैं, और उसके अलायंसेस थे यूरोपियन अलायंसेस। स्ट्रॉन्ग प्रो वेस्ट लॉबी, एक लॉबी आ चुकी थी वहां पर। किस चीज की लॉबी थी? कि आपने पाकिस्तान को वेस्टर्न अलायंस में ज्वाइन करने के लिए एडवोकेट करना है, उसकी हामी लेकर आनी है। आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान वॉज मोर अकिन। अकिन का मतलब क्या होता है? कि मिलना, उसका जो है रिलेट होना। वैसे तो रिलेटिव को कहते हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान वॉज मोर अकिन टू द यूएस देन द सोवियत यूनियन। तो बेटा ये दो रीजंस थे कि वाई पाकिस्तान ज्वाइंड यूएसए
रादर टू ज्वाइन द सोवियत यूनियन। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा बेटा, आज आप अकेली हैं क्लास में और कोई और नहीं है बच्चा? क्योंकि अक्सर बच्चों के नेट के इश्यूज चल रहे हैं पंजाब में और इवन सिंध में। लेकिन मुझे क्लास लेनी थी तो मैं ले रहा हूँ क्लास। कोई क्वेश्चन सर कोई। सेकंड सर सेकंड पॉइंट जरा रिपीट कर दें। देखो बेटा, सेकंड पॉइंट ये कि जो इलीट क्लास थी ना पाकिस्तान की उस वक्त की, यानी जो बैरोक्रेट थे, आर्मी के ऑफिसर्स थे, पीएम थे आपके, और जो आपके प्राइम मिनिस्टर्स थे, उन वो क्या थे, उनके अंदर एक इन्फ्लुएंस था बाहर का। बाहर का कहाँ? वेस्ट का, यूएसए का। क्योंकि वो लोग यूरोप साइड से पढ़कर आए थे, यूएसए से उनकी जो है मतलब एक नो, आप समझ लो कि वो जैसे यहाँ होता है ना कि मास्टर्स के लिए लोग बाहर जाते हैं, तो एक इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर। एक लॉबी थी, प्रो वेस्ट लॉबी। एक होता है ना प्रो, एक होता है एंटी, एंटी और प्रो। तो उनमें क्या थी, प्रो वेस्ट लॉबी जन्म ले चुकी थी, जो एडवोकेट कर रही थी कि पाकिस्तान को वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा बनना है। अब क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। वेरी गुड। फिर एरा ऑफ अलायंस आया। कब से आया? 1944, 54 टू 62। ये जो आपके तकरीबन 8 से 9 साल का हिस्सा था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान ने, अच्छा अब देखो, अलायंस का मतलब क्या है? ब्लॉक की तरफ जा रहा है, वो क्या है, अपने दोस्त बनाने जा रहा है। तो पाकिस्तान ज्वाइंट सीटो, सीटो क्या, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी, ट्रेटी एक मुआहदा था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी इसमें मुआहदा किया गया था। कब ज्वाइन किया? 1954 में, 1954। एंड सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कब? 55। यक के बाद यक। In 1959, Pakistan and US signed a defense pact in which US later guaranteed that security of Pakistan in event of communist attack। देखो वही बात आ गई कि पाकिस्तान ने क्या किया, एक तो सीटो को ज्वाइन किया 1954 पे, और 1955 में सेंटो को ज्वाइन किया। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, सीटो सेंटो क्या है, आगे भी ये सारी चीजें आती रहेंगी। तो पाकिस्तान ने क्या किया उसके बाद, इन दो चीजों को ज्वाइन करने के बाद, एक के बाद एक, 54 55 में, 59 में एक यूएस के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, एक पैक्ट साइन किया, एक मुआहदा, एक अकॉर्ड साइन किया, जिसमें क्या था, यूएस ने उसको गारंटी दी की थी कि भाई अगर आपके पास कोई भी कम्युनिस्ट अटैक होगा ना, तो हम आपके लिए खड़े होंगे। हम आपको असला तो प्रोवाइड करेंगे, हम आपकी फौजियों को ट्रेनिंग भी करेंगे, बट वी विल बी बैकिंग यू एट दैट टाइम व्हेन एवर सोवियत यूनियन अटैक ऑन यू। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो था। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान इंक्लूजन इन वेस्टर्न अलायंस सिस्टम ऑफ ऑफेंडेड इंडिया। अब क्या है, देखो बेटा, इंडिया उस वक्त भी नॉन अलाइंड रहा। उस वक्त भी इंडिया ने क्या किया, यूएसए को ज्वाइन नहीं किया। तो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न अलायंस के ब्लॉक में आना था, उसने इंडिया को ऑफेंड किया, अफगानिस्तान को ऑफेंड किया, सोवियत यूनियन को एंड इजिप्ट को। पाकिस्तान वाज टर्म्ड एज यूएस प्रोटेजी। प्रोटेजी का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब आप किसी को खुश करना चाहते हो ना, तो आपको क्या, अगर आप समझो कि खुशामदी, ठीक है, किसी एक्सपीरियंस या इन्फ्लुएंस के थ्रू जो है ना, आप किसी को ज्वाइन करते हो, यानी हामी एक लिहाज से खुशामद किसी को करना, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलायंसेस, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलायंसेस पाकिस्तान रिसीव सब्सटेंशियल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम द यूएस। पाकिस्तान ने क्या किया, रिसीव किया सब्सटेंशियल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम द यूएस। उसको क्या, सिर्फ आपको सिर्फ मिलिट्री असिस्टेंस नहीं मिली, इकोनॉमिकल असिस्टेंस भी मिली, और यूएस ने इकोनॉमिकल उसको हेल्प किया, और उन्हीं आपके पैसों से पाकिस्तान ने यूएस से ही असला खरीदा। मतलब पाकिस्तान को यूएस ने पैसे दिए, और उन्हीं पैसों से पाकिस्तान ने यूएसए से ही वेपन्स परचेज किए। सो दैट वाज अ, यू नो, यू कैन नॉट जस्टिफाई दिस। अच्छा, महविश ने भी ज्वाइन किया है बेटा। अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि आज मैंने क्लास 8:30 पे रख ली थी, और ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए थे कि इंटरनेट का इशू है। तो इसलिए जो है, क्या नाम है, यहाँ पर मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा। अच्छा, डबल डबल ज्वाइन कर लिया इन्होंने। सर, आपने क्या किया, अभी नहीं ज्वाइन किया? मुझे समझ नहीं आई बात। सना, आपकी बात समझ नहीं आई, क्या कहा आपने? सर वो अभी क्लास में नहीं थी, अभी उन्होंने ज्वाइन किया। हाँ, वही मैंने कहा ना कि इन्होंने अभी ज्वाइन किया। खैर, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं है इसका। यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई आपको अगर इशू आ रहा है तो मुझसे पूछें। ये अलायंसेस के ऊपर हम आ गए, एरा ऑफ अलायंसेस जो है हमारा, किस तरीके से हम अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं, एरा ऑफ अलायंस। मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो फार सो गुड।
अच्छा, इसके बाद क्या है, सीटो और सेंटो से ना पाकिस्तान ने बाद में क्या किया, विड्रॉ कर लिया। उसकी क्या वजूहत है ये हम आगे देखेंगे। मैंने एक बात आपको भी बता दी है, फिलहाल इसको अपने माइंड में रिटेन करें। ऑल्दो सेंटो एंड सीटो वर डायरेक्टेड अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पार्टीज और पावर्स, जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी ना हमारी, चाइना और रशिया, उसके अगेंस्ट था सेंटो और सीटो, क्योंकि इन दो को बनाने की वजह सिंपल सिंपल ये थी कि आपने कंटेन करना है कम्युनिस्ट ग्रुप्स को या पावर्स को। कंटेन मतलब क्या है, उसको बढ़ने नहीं देना। येट पाकिस्तान होप टू एक्वायर वेस्टर्न सपोर्ट टू सॉल्व द कश्मीर इशू। अब देखो, सेंटो और सीटो बनाया गया था यूएसए के थ्रू के वो कम्युनिस्ट पावर्स को कंटेन करे, लेकिन पाकिस्तान ने उम्मीद लगाई रखी थी कि हम इन दो सीटों और सेंटो के थ्रू कश्मीर का मसला हल करेंगे। मतलब देखो बात क्या हो रही थी, क्या एम थे और पाकिस्तान क्या होप कर रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द यूएस डिड नॉट पुट एनी प्रेशर ऑन इंडिया टू होल्ड प्लेसिफाइड इन कश्मीर। प्लेबिसाइड क्या होता है मैं वो बताता हूँ। लेकिन यूएस ने क्या किया, कोई सपोर्ट नहीं किया इसको, या कोई प्रेशर नहीं डाला इंडिया पे कि प्लेबिसाइड को होल्ड करो कश्मीर। प्लेबिसाइड का मतलब एक सिंपल इलेक्शन होता है। अगर एक कश्मीर में अगर मोर देन 50% यानी 51%, एटलीस्ट 51% ऑफ द पॉपुलेशन कहती है कि भाई हमें अलग स्टेट चाहिए, तो फिर इसको प्लेबिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड एक इलेक्शन है जिसमें 51% ऑफ द पॉपुलेशन कहती है कि हमें अगर अलग स्टेट चाहिए तो आपको अलग स्टेट दे दिया जाता है। लेकिन क्या हुआ, यूएसए ने प्रेशर नहीं डाला इंडिया में कि वो प्लेबिसाइड करवाए इन कश्मीर। मोर ओवर फ्यू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स फोर्स पाकिस्तान टू रिकंसिडर इट्स प्रो वेस्टर्न स्टैंड। इसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने रिकंसिडर किया कि भाई हम वेस्टर्न के साथ जो प्रो वेस्टर्न हम जो दिखा रहे हैं, ये सही भी है या नहीं है सही, क्या हमें इसको रिकॉल करना चाहिए। फिर क्या हुआ, द यूएस स्पाई प्लेन इंसिडेंट हुआ 1960 में, हैड एक्सपोज द इनसिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान इन द इवेंट ऑफ द सोवियत यूनियन अटैक। अब देखो क्या हुआ, यूएस का एक जहाज था, ठीक है, जिसको पाकिस्तान के थ्रू उड़ाया गया, और वो क्या हुआ, इवेंट ऑफ द सोवियत अटैक। द यूएस स्पाई प्लेन इंसिडेंट ऑफ 1960 हैड एक्सपोज द इनसिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान इन द इवेंट ऑफ द सोवियत अटैक। पाकिस्तान, यूएस ने जो है यूएसएसआर के ही ड्रोन को लेकर उड़ाया और उसको पाकिस्तान के ही अगेंस्ट इस्तेमाल किया समाओ। तो ये सारी चीजें क्या हो रही होती हैं, एक्सपोज कर रही होती हैं, ठीक है। अब इसमें U2 का है, बता दिया, वाइप आउट पेशावर फ्रॉम वेयर U2 हैड फ्लोन। U2 जहाज था, ठीक है, जिसको अमेरिकन बेस ने बनाया था, ठीक है। और क्या था ये आपके पास, जो है इस्लामाबाद के थ्रू ये सारी चीजें आपके सामने हैं कि यहाँ पर ये सिनेरियो हो रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ, 1962 में इंडो साइनो वॉर हो गया, बॉर्डर वॉर फोर्स्ड पाकिस्तान टू सीक ऑल्टरनेट ऑप्शन देन डिपेंडिंग ऑन वेस्टर्न अलायंस सिस्टम। देखो बेटा, 1962 में ना इंडिया और चाइना, साइनो चाइनो को कहते हैं, चाइना और इंडिया की वॉर हो गई, ठीक है। ये 50s से ही समझो चल रही थी, लेकिन 60s में इसने जोर पकड़ लिया। और क्या वो ऑल्टरनेट ऑप्शंस था पाकिस्तान के पास कि वो वेस्टर्न अलायंस पे डिपेंड करे या ना करे, ठीक है। ऑप्शंस ढूंढ रहा था पाकिस्तान। इन यूएस मैसिव मिलिट्री सपोर्ट टू इंडिया नॉट विद स्टैंडिंग रिजर्वेशंस शोन बाय पाकिस्तान। अच्छा, अब पाकिस्तान ने देखा ना कि यार ये तो यूएस जो है इंडिया को भी सपोर्ट कर रहा है, तो इसके रिजर्वेशंस बढ़ गए। एडेड फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग पॉलिसी मेकर्स इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके बीच जो है गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उनकी बढ़ने लगी। पाकिस्तान प्रोटेस्टेड टू द यूएस दैट दे अमेरिकन वेस्टर्न मिलिट्री असिस्टेंस टू इंडिया वुड बी यूज अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तानियों ने आर्ग्यू किया कि भाई ये तो आप जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, ये तो अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाएंगे। यानी जो भी आप सपोर्ट करो उसको, असिस्टेंट जो है आपका, जो है आपको बेल आउट जो दे रहे हो, जो भी कुछ दे रहे हो, दे विल दे विल बी गोइंग टू यूज अगेंस्ट पाकिस्तान द सेम थिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी, एरा ऑफ अलायंसेस के बाद आहिस्ता आहिस्ता नॉन अलाइनमेंट की तरफ जा रही थी, ठीक है। आफ्टर 1962 द ग्लोबल पॉलिटिकल क्लाइमेट हैड चेंज्ड फ्रॉम द कोल्ड वॉर ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। क्या हुआ, 1962 के बाद ग्लोबल पॉलिटिकल क्लाइमेट जो था आपका चेंज हो गया, कोल्ड वॉर टू पीसफुल पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। यानी कोल्ड वॉर जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या हुई, खत्म होने लगी, और फिर एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होने लगा। सेंटो एंड सीटो वर द लेगेसीज ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर किसके बीच था आपको पता होना चाहिए बच्चों, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म इज बैक्ड बाय यूएस एंड कम्युनिज्म इज बैक्ड बाय यूएसएसआर। तो जब ये दो लेगेसीज जो थी कोल्ड वॉर की, एक
पॉलिटिकल सेटलमेंट में ही तब्दील हो गई यूएस और सोवियत यूनियन। इसमें फिर क्यूबन आपका जो है क्यूबन वॉर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है 1960s की, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो फिर आप जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में भी चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिजर्व रखा गया है। सीटो और सेंटो ने क्या किया, जो लेगेसी सी वो कोल्ड वॉर की एक पॉलिटिकल सेटलमेंट में थम गई बिटवीन यूएसए एंड सोवियत यूनियन। मैनी कंट्रीज बिगन टू डीलिंग देमसेल्फ फ्रॉम सुपर पावर राइवलरी। बहुत सी कंट्रीज जो सपोर्ट कर रहे थे एक दूसरे दो सुपर पावर्स को, विच वर यूएसए एंड सोवियत यूनियन, उनसे जो है डीलिंग होना शुरू हो गई, उनसे जो है उनसे फासले मेंटेन करना शुरू हो गए। फिर क्या था, पाकिस्तान मेंबरशिप ऑफ द सेंटो पुट इट टू द डिफिकल्ट टेस्ट फॉर द इस्लामिक एंथुसियाज्म वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट। अब क्या था, सेंटो की कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जो पाकिस्तान का टेस्ट दे रही थी कि वो इस्लामिक एंथुसियाज्म को लेकर चलेंगे या फिर नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे। नेशनल इंटरेस्ट मतलब ओवरऑल जो है आपका सेंटो को। द एंटायर अरब वर्ल्ड एक्सेप्ट इराक केप्ट सेफ फ्रॉम द पैक्ट। इराक के अलावा सारे मुस्लिम कंट्रीज जो थे, इंटायर अरब जो है, उन्होंने क्या किया, डिस्टेंस मेंटेन किया फ्रॉम द पैक्ट, बिकॉज दे रियलाइज द यूएस एंड ब्रिटेन टू बी द पावर्स बिहाइंड इसराइल। क्योंकि इन लोगों ने देखा, अरब कंट्रीज ने, इराक के अलावा जितने भी अरब ममालिक है, उन्होंने देखा कि भाई हम यूएस और ब्रिटेन का साथ नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि यूएस और ब्रिटेन ही वो कंट्रीज हैं जो इसराइल के पीछे खड़े हैं, और इसराइल से अक्सर वॉर होती रही है अरबियन कंट्रीज की। तो दैट वाज अ रीजन। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अगर आप लोग को आइडिया हो कि ऑयल एम्बार्गो आया था 1970s में ही, कुछ आई थिंक 1960s में आया था, 1970s। ऑयल ऑयल एम्बार्गो, एम्बार्गो का मतलब होता है किसी चीज़ पे पाबंदी लगा दी जाए कानूनी तौर पे। ऑयल एम्बार्गो तो जब अ, आपका, अगर मैं एक स्टोरी और बता दूं कि अरबियन कंट्रीज को पता चला कि भाई आपका जो है यूएस और ब्रिटेन जो है सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए का तेल बंद कर दिया। कि इन्होंने, अरबियन कंट्रीज ने, ठीक है। इसका बहुत अच्छा भी नाम है, एक इदारा है ऑयल जो एक्सपोर्ट करता है, मुझे उसका नाम आई थिंक ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं, इस तरीके से कुछ है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है यूरोप का और अमेरिका का जो है तेल बंद कर दिया। ठीक है। ओपेक होता है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन। तो ओपेक ने क्या किया, इसमें मेरे ख्याल से कुछ ममालिक हैं अरबियन कंट्रीज में जिसमें ईरान वगैरह भी हैं, तो इन्होंने ऑयल एम्बार्गो इम्पोज कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी फिर इन्फ्लेशन हुई और इसके अलावा भी और सारी चीज़ें हुई। ठीक है। पाकिस्तान डिसीजन टू ज्वाइन द पैक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द मेजर अरब नेशंस व्हिच वाज फर्दर reinforced by its support to British and French the Swiss crisis। अब क्या हुआ, पाकिस्तान का जो डिसीजन था कि उस मुआहदे को जो ज्वाइन करना था, पैक्ट जो था, उसने आइसोलेट कर दिया किसको, मेजर नेशंस को, अरब नेशंस को, विच वॉज फर्दर reinforced by its support। अब जब पाकिस्तान ने सपोर्ट किया तो इनके मामला थोड़े से अरबियन कंट्रीज के साथ भी उस वक्त खराब हो गए। फिर स्विस क्राइसिस आया आपके पास। स्विस क्राइसिस क्या था बेटा, 1950 से, अच्छा, स्विस कैनाल जो है आपका, ये स्विस कैनाल को ब्लॉक कर दिया गया था, इसके वजह से स्विस क्राइसिस कहते हैं इसको। तो ये सारी चीजें इसमें आ रही थी। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं इस क्लास को इतना ही रखता हूँ। एक तो सेशन एंड होने वाला है, और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारा इसमें अभी वो मटेरियल और भी रहता है जो मुझे आपको बताना है। कुछ पैराग्राफ्स हैं और कुछ केस स्टडीज भी हैं। तो मैंने आप लोगों को जो है बताया है स्विस क्राइसिस तक। स्विस स्विस क्राइसिस में मैं दो तीन चीज़ें आप लोगों को और बता दूंगा, जो आप लोग सिर्फ इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, लेकिन इस पे आपने स्टडी करनी है, बुक्स पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बुक्स आपने नहीं पढ़ना, मैंने बुक भेजी है। उस बुक में आप लोगों ने मेरे ख्याल से 17 चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर पहले पढ़ने हैं वो मैं बता दूंगा। और इसके अलावा मैंने एक रिसर्च पेपर भेजा है, उसको पूरा नहीं सही तो बीच बीच में से जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको पढ़ना शुरू कर दें। और नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी बनाएं अपने पास कि भाई क्या अलाइनमेंट है। आपको ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे मिल जाएंगी ईजिली, लेकिन आपको जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो आपको टेक्निकलिटीज बता रहा हूँ, वो भी नोट करें साथ, ताकि इसी अप्रोच से आप चीज़ों को लेकर चलें। बुक्स में सारी चीज़ें लिखी हैं, जो मैंने लेक्चर दिया है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिकल वे में जाकर इसकी प्रिपरेशन की। यहाँ तक कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? जी बेटा सना, चीज़ें समझ आ रही हैं, ऊपर से तो नहीं जा रही हैं? सर क्लियर है जी सर, समझ आ गई है। अच्छा, कोई फीडबैक? सर बहुत अच्छा लेक्चर था आज का। चलो वेरी गुड, बस इसको समझो बेटा, ताकि चीज़ें समझ आएं। और फॉरेन पॉलिसी को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करो, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में बेतहाशा चीज़ें हैं। ठीक है।
चलो ओके बेटा, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।